मेरे मित्र संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय प्रफुल्ल भाई, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विनोद अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के साथी पार्टियों के नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, ये जो चुनाव होने वाला है ये विनोद जी का या किसी उम्मीदवार के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव होने वाला है ये सही अर्थ में गोंदिया के जनता के भाग्य का और भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। हमारे महाराष्ट्र में 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है और गोंदिया में पूरे महाराष्ट्र का 80%, और विशेष रूप से गोंदिया जिले में 40% फॉरेस्ट है टोटल जिले में। हमारे महाराष्ट्र में 75% मिनरल्स है और उसमें से करीब 70% मिनरल्स विदर्भ में है, पर विदर्भ का विकास नहीं हो सका। नागपुर से 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है और नागपुर उतरकर गोंदिया से जाकर लोग कान्हा तक जाते हैं। पेंच और नवेगांव, इसके साथ साथ जो हमारी वन संपदा है वो एक प्रकार से पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है, पर दुर्भाग्यवश इसके तरफ जैसे ध्यान देना चाहिए वैसे नहीं दिया गया। हमारे विकास के लिए देश के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इंडस्ट्री अगर चाहिए तो 4 बातें जहां विकसित होती है वहां उद्योग आते हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अच्छे रोड नहीं बने, जिसके कारण अनेक जगह पर उद्योग व्यवसाय शुरू नहीं हो पाए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने कही हुई प्रसिद्ध बात मेरे पीछे एक बोर्ड पर लिख कर रखी थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, पर हमारे देश के गांवों को जाने के लिए रोड नहीं थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री बने, तो मुंबई में अक्सर मेरे बंगले पर वो रहते थे, मलबार हिल पर मैं रहता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, आप मेरे साथ अटल जी को मिलने के लिए चलो। अटल जी ने आपको याद किया है। मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुंबई में बहुत काम किया। उस समय मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 उड्डान पुल मुंबई में, ये सब बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वाजपेयी जी ने मुझे कहा कि अब तुम एक काम करो कि अब गांवों को जोड़ने के लिए अच्छी योजना तैयार करो। और स्वाधीनता के बाद करीब 60-62 साल के बाद इस देश में पहली बार
गांव को जोड़ने के लिए एक योजना बनाने का आदेश अटल जी ने मुझे दिया। मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार हुई और 3 महीने में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया और वो योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके द्वारा हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों को पहली बार अच्छे रोड बने। अगर ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। पर मेरे मन में एक बात आई कि 47 के बाद पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का शासन आया, लगातार दिल्ली में, मुंबई में, गोंदिया में, गांव में सब जगह कांग्रेस का शासन था, तो हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना क्यों नहीं बनी? क्योंकि दुर्भाग्यवश उसको प्राथमिकता नहीं मिली। अनेक गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, अनेक गांव में रोड नहीं थे, बिजली आती थी तो चली जाती थी, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, और तीनों थे वहां पढ़ाई नहीं थी। दवाखानों की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत। अब प्रफुल्ल भाई बात कर रहे थे कि कोई हॉस्पिटल बन रहा है, अब कब बनेगा इसका भरोसा नहीं, बन जाएगा। मेरा एक प्रार्थना है, मैंने अभी जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता बहुत लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, यहां भी करो। वैसे ये बात अलग है कि आजकल नेता ही कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। ऑल पार्टी नेताओं का काम बड़ा जोरों पे चल रहा है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति है, पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम सेवा के लिए आए। राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, सत्ता कारण नहीं है। तो राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, मेरे गांव में अच्छा रोड कैसे बने, मेरे गांव में 24 घंटे बिजली कैसे मिलेगी, मेरे गांव में अच्छे गार्डन्स कैसे बनेंगे, खेलने के मैदान कैसे बनेंगे, फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट, मटन मच्छी के अच्छे मार्केट कैसे बने, मेरे गांव में स्मशान भूमि से लेकर खेलने के मैदान तक हर चीज अच्छी कैसे बने। बहनों और भाइयों, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर सही नेता होगा तो सब कुछ होगा, और सही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए आपको चुनना है कि आपका कौन अच्छा एमएलए होगा, कौन अच्छा सांसद होगा। मैं मजाक में लोगों को कहता हूं ये हमारे जात वाला है, तुम्हारे जात वाला, ये चर्चा लोग करते हैं। मैं कहता हूं जब आपको रेस्टोरेंट में जाना है तो आप कभी पूछते हो क्या रेस्टोरेंट के मालिक की जात कौन सी है? जहां आपको अच्छा लगता है वहां घुस जाते हो। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो पूछते हो क्या डॉक्टर की जात कौन सी है? जो डॉक्टर अच्छा है उसकी ट्रीटमेंट लेते हो। तो चुनाव के दिन में आप जात के आधार पर क्यों वोट देते हो? कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, वो उसके गुणों से बड़ा होता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। हमारी समस्या है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कॉस्ट, उत्पादन खर्चा बढ़ रहा है।
खाद की कीमतें बढ़ रही, दवाई की कीमतें बढ़ रही है, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, हमारे यहां टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। इतनी परिस्थिति खराब है कि मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए मिट्टी जो मिलती है, राख, वो भी 25 रुपए किलो मिलती है। और चावल का भाव कितना होता है आपको पता है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। इस देश में जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट है। मोदी जी के सरकार में हमने तय किया था गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। हमारे देश में शासन सुशासन होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए। और आज हमारे देश में हमने 1200 कानून को समाप्त करके दिया। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, आरटीओ के ऑफिसर मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं, क्योंकि मैंने आरटीओ में इतने बदल किए कि 18 चीजें ऐसी हुई कि आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं है। और आने वाले 2 साल में मैं ऐसा काम करूंगा कि आरटीओ ऑफिस में कोई भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में बैठकर आपका काम होगा। ये देश बदल सकता है, ये देश बदलना चाहता है, पर ये देश को बदलने वाले सही नेतृत्व की आवश्यकता है। आप 60 साल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। दिल्ली में कांग्रेस थी, मुंबई में कांग्रेस थी, गोंदिया में कांग्रेस थी, गांव में कांग्रेस थी। बैलजोड़ी थी, बैलजोड़ी पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, लोगों ने पंजे पे ठप्पे मारे, फिर अलग अलग प्रकार की कांग्रेस पार्टी आती रही, ठप्पे मारते रहे, पर आखिर नतीजा क्या हुआ है? बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी इस देश के भविष्य को और तकदीर को नहीं बना सकी। एक बात जरूर है कि भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जरूर किया है। आज गांव में हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं है, किसानों को सही उत्पादन के भाव नहीं मिल रहे, हमारे गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इन सब समस्याओं का मूल सरकार के नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह सब कुछ बदल सकता है। मैं नागपुर से हूं, हमारे यहां पिछले 15 साल में नागपुर में एक भी पानी के लिए मोर्चा नहीं निकला है। 24 घंटे पानी 75% नागपुर को मिलता है। और जो टॉयलेट का पानी निकलता है उसको शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को महानगर पालिका बेचती है, और हमको टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। सब कुछ हो सकता है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और ये जो इच्छा शक्ति है, ऐसी रखने वाला नेतृत्व, एमएलए एमपी होगा तो विकास होगा। मैं विनोद जी को कहूंगा कि हमारे सुनील मेंढे जब एमपी थे तो उन्होंने उस समय मेरे पास मांग की थी कि गोंदिया में ड्राई पोर्ट बने। अभी मैंने मुंबई का समुंदर नागपुर तक लाया है, जालना तक लाया है, नासिक तक लाया। मैंने डायरेक्ट ड्राई पोर्ट यानी सैटेलाइट पोर्ट तैयार किया है। तब उनके कहने के ऊपर मैंने गोंदिया को ड्राई पोर्ट फाइल पर मंजूर करके रखा है, केवल जगह नहीं मिली। अगर यह ड्राई पोर्ट आ गया तो विश्व में कहीं भी डायरेक्ट चावल का एक्सपोर्ट डायरेक्ट गोंदिया से शुरू हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी,
चावल का एक्सपोर्ट करने वालों का फायदा होगा और किसानों को चावल के भाव ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल दिला दीजिए, मैं जरूर कर दूंगा। हमारी एक कंपनी है, उसके द्वारा मैं रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे बना रहा हूं 350, लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूं। आप मुझे प्रपोजल दीजिए, उसी में डालकर मैं तुरंत करके दूंगा। हमारे यहां नागजीरा है, नवेगांव है। अब ताड़ोबा के लिए रोज सुबह उठकर हमारे फॉरेन से विदेशी पर्यटक आते हैं। नागजीरा कितना सुंदर है, नवेगांव कितना अच्छा है, और उसका अगर सही मार्केटिंग करेंगे तो हमारा पर्यटन बहुत बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। मैं अक्सर दो बातें आग्रह से कहता हूं, और मैं जब ये सोशल मीडिया में मेरे भाषण जाते 2 दिन पहले मुझे यूट्यूब ने गोल्डन डिस्क प्रेजेंट की कि हिंदुस्तान में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जिसको सुना जाता है, उन्होंने कहा वो आपका भाषण सुनते हैं लोग वर्ल्ड में। तो मैं अक्सर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज एज ए पावर और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रफुल्ल भाई की बहुत अच्छी संस्था है। मनोहर भाई ने उस समय इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस खोले। हमारे बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो कितना बड़ा विकास होगा। मैं अभी प्रफुल्ल भाई को बता रहा था कि हमारे नागपुर में भांडेवाड़ी में 450 हेक्टेयर जगह थी, पूरा कचरा डालते थे उसके ऊपर, डंप यार्ड। हमने कचरे से सेग्रीगेट करना शुरू किया। नेदरलैंड की कंपनी लाई, ग्लास, प्लास्टिक अलग किया, मेटल, और रिसाइकलिंग हुआ। और मैं तो प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल भी बनाता हूं, मेरे 50% ट्रैक्टर में यूज करता हूं। और मैं ये सब टेक्नोलॉजी को खुद अनुभव करता हूं, फिर बताता हूं। फिर वहां हमने जो नेदरलैंड से कंपनी लाई, वो अब सीएनजी तैयार कर रही है। वो आपके काम का विषय मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज ऐसा हुआ कि कचरे का स्टॉक यहां बंद हो गया क्योंकि गैस बनने लगेगा। तो खाली मैदान जो था उसमें 110 एकड़ जगह हमने वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में नाम जिनका आता है, वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को 110 एकड़ जगह दी। और आज मेरे साथ हमारे गोंदिया जिले के जनरल सेक्रेटरी थे, कहा वो, ये मुझे बता रहे थे कि उनके लड़की के लिए मेरे लिए आए थे, मैंने एडमिशन करा दी। अब भंडारा, गोंदिया, विदर्भ के पहले लड़के कहां है? पूना में। कहां है? मुंबई में। अब 15,000 बच्चे विदर्भ के पढ़ रहे हैं और सिम्बायोसिस में डिग्री लेकर ताजमहल जैसी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी है कचरे के ग्राउंड पर। और 15,000 बच्चों का भविष्य बदल गया हर साल, जो डॉलर में कमाई करने लगे। और वेस्ट टू वेल्थ, तो वेस्ट टू नॉलेज, ये यशस्वी हुआ। अब हमने नरसिंह मुंजी को लाया, उसको 50 एकड़ जगह दी। और केजी टू पीजी, आपको मालूम है कि प्रफुल्ल भाई जानते हैं अमरीश भाई पटेल को, और वो संस्था हमने लाई। और अब पूरे विदर्भ के लड़कों को वहां पढ़ने का मौका मिलेगा। जो एडमिशन मिलना जहां लगभग मुश्किल है, वो विदर्भ के लड़कों को यहां एडमिशन मिलेगी। अगर हमको विकास करना है तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हमें नई नई बातों को सोचना होगा। मैंने आज ही कहा कि प्रफुल्ल भाई, चुनाव खत्म होने के बाद शायद हमारा शुगर फैक्ट्री गोंदिया जिले में आती है, भंडारा में, बॉर्डर पर है, तिरोड़ा के पास है। वहां हम लोग ये जो तनस है, राइस स्ट्रॉ, इससे बायो सीएनजी बना रहे हैं। प्लांट पूरा हो गया है और वो सीएनजी जो है उसके ऊपर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने वाला है। आपको मालूम होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक बजाज कंपनी की 2 व्हीलर मोटरसाइकिल लॉन्च की सीएनजी के ऊपर।
1 किलोमीटर पेट्रोल के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है, और अभी हम जो सीएनजी की स्कूटर आएगी उसका 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपए खर्चा आएगा। यानी आपकी पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय सीएनजी की स्कूटर और सीएनजी की कार यूज करेंगे तो 50% से ज्यादा बचत होगी। और हमारे सरकार ने अब निर्णय किया है कि भंडारा, गोंदिया, नागपुर, पूरे विदर्भ के जिलों में हम गैस की पाइपलाइन डालेंगे। अब आपको सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में पाइपलाइन से गैस आएगा और काम जोरों से चालू है। और सिलेंडर से भी ये गैस आपको 30% सस्ता मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपए तो गरीब आदमी की महीने की एक प्रकार से बचत होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, नई नई बातों का उपयोग करके हमारे युवाओं को रोजगार देकर हम सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हमारा महाराष्ट्र प्रगतिशील है, समृद्ध है, संपन्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। मैं अक्सर कहता हूं, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। दिल्ली में मेरे ऑफिस में मेरे चेयर के सामने शिवाजी महाराज का बड़ा फोटो रखा है। वो इसलिए रखा है कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, आदर्श, हर बात का आदर्श अगर कोई होगा तो राजा के रूप में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। मुझे याद है, बहुत दिन पहले बाला साहब ठाकरे गोंदिया में आए थे। यहां उनकी सभा हुई थी और बाला साहब के साथ मैं भी आया था। और मुझे मालूम एक स्टेडियम में सभा हुई थी। मैं एक बार अटल जी के साथ भी आया था, अटल जी की भी सभा स्टेडियम में हुई थी। बहनों और भाइयों, बाला साहब ठाकरे अक्सर कहते थे, महाराष्ट्र में शिवशाही लानी है। शिवशाही का अर्थ है ना, आदर्श राज्य लाना है, जिसमें जनता का भला हो, ऐसा राज्य लाना है। और इसीलिए हमारे राज्य में भी अनेक उपयोगी योजना, जनता की उपयोगी योजना, इसकी शुरुआत हुई। लाडली बहन योजना उसमें से ही एक है। हमारे किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनी ताकि हमारी जनता का भला कैसे हो। हम इस देश को भला करना चाहते हैं, देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र को प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। किसानों में केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। यही हमारा सपना है। मेरा विश्वास है कि विनोद के रूप में एक ईमानदारी से काम करने वाला, एक कर्मठ, एक अच्छा कार्यकर्ता आपको विधायक के रूप में मिला और इस बार फिर से एक बार आपके सामने खड़ा है। विनोद ने हो, अशोक इंगड़े जी ने हो, प्रफुल्ल भाई ने हो, मुझे जितने जितने काम बताए उतने सब काम मैंने करके दिए। ये बोल नहीं सकते हो कि हमारा काम तुमने किया नहीं। और मैं अभी आगे बताता हूं कि तुमको नेशनल हाईवे में जितने करोड़ों रुपए चाहिए आप मांग लो, आपकी धमक जितनी होगी उतना पैसा मैं दे दूंगा। तो ये तो आपका चिल्लरवाड़ा है प्रफुल्ल भाई, 4 किलोमीटर का कौन सा बोल रहे थे आप? अरे आप मांग मांग के कोई 1000 2000 करोड़ मांगो। आप जो बोलोगे वो काम मैं पूरे करके दूंगा, ये वचन आप सबको देता हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि जो मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। सब लोग मुझे पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, ये इतना लाखों में बोलते हो, कहां से आता पैसा? मैंने रिकॉर्ड कर लो पूरा। और मैं बोली हुई बात एक भी साबित नहीं हुई तो कटघरे में खड़े कर देना, तो तुम जो बोलोगे वो सजा लूंगा। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। आप चिंता मत करिए, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और इसलिए मेरा विश्वास है
कि मैं ना कोई पार्टी की टीका टिप्पणी करना चाहता हूं ना मुझे कुछ कहना है, पर एक बात जरूर है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में यह प्रचार किया गया कि बाबा साहब का संविधान हम बदल देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 7 न्यायमूर्ति थे और यह निर्णय आ गया है केशवानंद भारती केस में 13 न्यायमूर्ति थे और यह निर्णय आ गया घटनापीठ का कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। घटना संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। ये मूलभूत तत्व कौन से है? डेमोक्रेसी, समाजवाद, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल ही नहीं सकते। पर जो 2 पार्ट है उसमें जो कानून है वो बदल सकते हैं। अगर बाबा साहब को संविधान को तोड़ने का पाप 75 में इमरजेंसी जाहिर करने के बाद अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। हम न संविधान बदलेंगे, ना बदलने देंगे और ना बदलने का कोई सवाल उठता है। पर यह झूठा प्रचार किया गया। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे शासन में कोई संविधान नहीं बदलेगा, ना बदलेगा, ना बदलने देंगे, ना भविष्य में कोई बदलने की हिम्मत करेगा। आप किसी भी गलत बातों में मत आइए। जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार मत करिए। आपके लिए आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखने वाले पार्टी और उम्मीदवार का साथ दीजिए। विनोद के रूप में एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा है और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपके आशीर्वाद कमल के फूल की बटन दबाकर आप उसको दीजिए। यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो तो मुझे लगता है कि विनोद इस बार तुम ऐसे भारी मार्जिन से जीतोगे कि विदर्भ में और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मार्जिन से तुम्हारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे 5 बजे छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यक्रम है रायपुर में। अभी मुख्यमंत्री जी का फोन आया, वो राह देख रहे एयरपोर्ट पर। मुझे जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं बोल सकता। पर फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस चुनाव के निमित्त बहुत दिनों के बाद आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।